गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कविता शुरू करने से पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उनमें छायावादी कवियों के रूप में यह विख्यात हुए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्सवाद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संध्या की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। मतलब इनका जो जीवन काल है 1900 से 1977 के बीच में इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए और अलग अलग क्षेत्र में अपनी रचनाएं की। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इसके बाद ये जो हमारी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, ये प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर, क्योंकि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताओं में प्रकृति के बारे में वर्णन किया है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने पहाड़ों का, वर्षा ऋतु का, सबका सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। मतलब पहाड़ों पर जाने की सबकी इच्छा होती है। ऐसे में कोई कवि और उनकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। मतलब कविता को पढ़कर ही हम इस तरह की अनुभूति कर पाएंगे, इस तरह का अनुभव कर पाएंगे जैसे हम स्वयं वहाँ पर विचरण कर रहे हों। कहाँ पर? पहाड़ों पर विचरण कर रहे हों। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निहारने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है। उनकी कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों के बीच सजीव रूप से विचरण कर रहे हैं, कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई है। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं। सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली। इस तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल
कर देते हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही सौम्य है, बहुत ही मधुर है और कोमल है। ऐसा लगता है जैसे हम कविता नहीं पढ़ रहे हैं, हम सचमुच उस जगह का विचरण कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कविता, पर्वत प्रदेश में पावस। सबसे पहले तो जो हमारे कविता का शीर्षक है, इसका अर्थ क्या होगा कि पर्वतों में वर्षा ऋतु का आगमन। पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा। पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु का आगमन पर्वतों में क्या कहता है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब इस पंक्ति के माध्यम से इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है। ये जो पर्वत ना, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का यानी वर्षा ऋतु का प्रवेश या आगमन हो गया है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अर्थात कभी तो वर्षा होती है और कभी धूप निकल आती है। क्लियर हुई ये दो लाइन कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वर्षा ऋतु का जो आगमन है वो पर्वत प्रदेश में हो चुका है ना। वर्षा ऋतु पर्वत प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और जिसकी वजह से जो प्रकृति है वो पल पल परिवर्तित हो रही। कभी वर्षा ऋतु होती है और कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार अपार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पर्वतों का सजीव चित्रण कर रहा है। सजीव मतलब जिसमें जान आ गई हो। मेखलाकार पर्वत अपार, सहस्त्र अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। मेखलाकार मतलब इस तरह से जो करघनी यानी जो कमरबंद होता है, महिलाओं का एक आभूषण होता है जो कमर पे पहना जाता है, उस आभूषण के आकार का पर्वत चारों ओर फैल चुका है। मतलब इस पद्यांश में कवि हमें कह रहा है कि पर्वतों के आकार की तुलना उससे किससे की है? महिलाओं के कमरबंद के आभूषण से की है ना। करघनी जिसे कहते हैं हम, उस आभूषण से उन्होंने इसकी तुलना की है। अब कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो महिलाएं अपने कमर पर बहुत सारी जो छोटी छोटी कड़ियों को मिलाकर एक आभूषण बनाकर उसे अपने कमर में बांधती है, उसी प्रकार ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये चारों ओर फैली। मेखलाकार पर्वत अपार मतलब चारों ओर एक एक कड़ी बनकर ये चारों ओर फैल चुकी है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार, और इस पर जो हजारों पुष्प रूपी जो आँखें हैं उनको फाड़ कर मतलब उनको खोलकर, पुष्प जो हैं वो खिल चुके हैं, मतलब उन खिले हुए पुष्पों के द्वारा वह अवलोक रहा है बार बार। क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, उस विशाल आकार में देख रहा है। कहाँ पर? अपने पहाड़ के नीचे जहाँ पर बहुत सारा पानी है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। उस पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब फैला हुआ है, दर्पण सा फैला विशाल, और वो कैसा लग रहा है? जैसे पहाड़ का वो आईना बन रहा हो। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। देखो, इस पंक्तियों में कवि पर्वतों का सजीव चित्रण कर रहा है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि पहाड़ों के आकार की तुलना महिलाओं के कमर के आभूषण से कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि
करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखों से नीचे उस निज महाकार में, नीचे जल के विशाल आकार में देख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। दर्पण सा फैल, दर्पण का अर्थ क्या होता है? आईना। उस आईने का काम कर रहा है ताकि वह अपने आप को उस पानी में निहार सके। ठीक है, अगली पंक्तियां देखिए। गिरी का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उल से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है? गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें बताया है। पहले पद में तो पर्वतों का सजीव चित्रण किया था, उसके बाद अब झरनों का सजीव चित्रण करते हुए झरनों का की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बता रहे हैं। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मोतियों की लड़ियों, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मतलब कि मोतियों की समान, जो आपने कभी झरने देखे होंगे, जब वो पहाड़ों से नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे मोतियों की लड़ियां बनकर उस पहाड़ों से नीचे गिर रहे हों। वो पानी जैसा ना लगकर बिल्कुल कैसे लगते हैं? झाग जैसे लगते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसे लगते हैं। और उनकी जो आवाज़ है ऐसी लगती है जैसे वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। गिरी का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ये जो झरने हैं ये मोती की लड़ियों के समान इतने सुंदर प्रतीत होते हैं और वह पहाड़ों का गौरव गान गाते हुए हर एक नस को मतलब उनके अंदर इतनी उत्तेजना होती है कि उनकी जो ध्वनि है वो हमें प्रसन्नता से भर देती है। मतलब झरनों को देखकर हम कितना खुश होते हैं ना, उसी प्रकार जब वह उन झरनों की जो आवाज़ है मानो ऐसा लगता है जैसे वह पहाड़ का गुणगान कर रही हो। गिरिवर के उल से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पहाड़ हैं वो किसके? पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं, कुछ जो पेड़ हैं वो पहाड़ों के हृदय से उठकर, मतलब पहाड़ों के बीच में से उगकर इस तरह से अटल अनिमेष लेकिन कुछ चिंता पर खड़े हैं, सीधे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कोई उच्च आकांक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, जिसे वह कहाँ पर देख रहे हैं? उस शांत आकाश की ओर झांकते हुए देख रहे हैं। उनकी कुछ मनोकामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं जिसको वह पूर्ण करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो सीधे बिल्कुल आकाश की तरफ झांकते हुए प्रतीत होते हैं। और अनिमेष का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल एक टक, और जिसको अटल मतलब जिसको हिलाया ना जा सकते, लेकिन कुछ चिंता में डूबे, अर्थात वे निरंतर हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। कभी भी आपको नीचे नहीं झुकना है। क्या कह रहे हैं कि जो पहाड़ों के हृदय के बीच में इस प्रकार के जो पेड़ निकलते हैं वह इस तरह झांक रहे हैं जैसे उनको कोई चिंता है। वह एक टक आकाश में देखते रहते हैं और क्या बता रहे हैं कि हमें कभी भी अपने कार्यों के लिए नीचे नहीं झुकना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर ध्यान आकर्षित करना। क्यों देखते रहते हैं वो पहाड़ पर जो पौधे हैं वो क्यों देखते रहते हैं? वे वर्षा ऋतु के आगमन को, कि अब हम आपकी प्रतीक्षा में आपको निहार रहे हैं। ठीक है,
लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो चिंता में है। क्यों चिंता में है? ताकि जो हमारा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो। आया समझ में? अगला पद देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा के सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पर देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि बारिश के कारण जो प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप आपने देखा, कभी देखा होगा अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि यानी बाढ़ हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है। तो बारिश के कारण लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बारे में कवि यहाँ पर बता दें। उस बारिश का जो बदला हुआ रूप है कि किस प्रकार से, एक तो बारिश है जो बिल्कुल नॉर्मल आती है ना, सामान्य रूप से, और एक है जो बहुत तेज आएगी जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं इस पद्यांश में, तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया जैसे घनी धुंध के कारण मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों। बादलों ने पहाड़ को क्या कर दिया? ढक दिया। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का मतलब पहाड़। बारिश के कारण जब आपने देखा होगा धुंध छा जाती है ना, जिसको हम कहते हैं कोहरा या बादल जिसे कहते हैं, जो पहाड़ों को पूरी तरह से ढक देते हैं। तो बारिश के कारण अचानक भूधर उड़ गया, मतलब पहाड़ कहीं गायब ही हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश ही धरती पर आ गया। फड़का अपार पारद के पर, है ना, पूरा जो आकाश है वो कहाँ आ गया है? धरती पर आ गया है। और केवल झरनों की आवाज, रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल झरनों की आवाज ही आ रही है टूट पड़ा भूपर अंबर। और मानो ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर ये अंबर टूट पड़ा हो। प्रकृति का ऐसा जो भयानक रूप देखकर, है ना, कि पहाड़ नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल धरती को ही छू गए हैं और पूरा अंबर जो है धरती पर टूट पड़ गया है। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से जो अंबर है वो धरती पर आ गया है, तो सारे जो पेड़ पौधे हैं वो किस में धस गए हैं? धरा में धस गए हैं। जब पानी पानी हो गया तो अब पेड़ पौधे सब क्षतिग्रस्त हो गए, है ना। डर के मारे ऐसा लग रहा है जैसे वह धरती में घुस गए हों, और चारों ओर धुआं ही धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लगी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है, ऐसा लग रहा है चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जो तालाब है वो जल गया हो। यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल, है ना। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना विमान रूपी बादल रूपी विमान लेकर क्या कर रहा है? बादलों के बीच में विचरण कर रहा है और जादूगिरी दिखा रहा है, अपना जादू का खेल दिखाता हुआ चारों ओर घूम रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं पंक्तियां। पर्वत प्रदेश में पावस, इसका मतलब है पर्वतों में वर्षा ऋतु का आगमन। देखो, सबसे पहले पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, मतलब पर्वतों में वर्षा ऋतु के कारण पर्वत जो प्रकृति है वो परिवर्तित बार बार अपना रूप परिवर्तित कर रही हैं। और पर्वतों की जो अपार श्रृंखला है उसमें जो बड़े बड़े पुष्प हैं वह अपनी पुष्प रूपी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। उसके नीचे जो बड़ा विशाल तालाब है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके लिए वह दर्पण के समान है। गिरी का गौरव और जो झरने बह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वह
पहाड़ों का गौरव गा रही हों और उससे हमें प्रसन्नता और उत्तेजना महसूस हो रही है। इसके बाद जो पहाड़ हैं उसके हृदय से जो पेड़ पौधे उठ उठकर अपनी उच्च आकांक्षाओं से उस शून्य आकाश की तरफ झांक रहे हैं, किस तरह से एक टक बिना कुछ सोचे समझे कुछ चिंता पर में झांक रहे हैं। किस लिए झांक रहे हैं चिंता में? ताकि मतलब इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें निरंतर ऊंचा उठते हुए रहना चाहिए। इसके बाद अचानक उड़ गया अचानक लो भूधर। अब वर्षा ऋतु का ऐसा भयानक रूप कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया जिसमें जो धरती है, पहाड़ है, वो अचानक गायब हो गए हैं और सारी धरती और अंबर एक हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे अंबर धरती पर आ चुका है और सिर्फ झरनों की आवाज़ ही शेष रह गई है। पूरा अंबर धरती पर टूट पड़ा है और इसके कारण जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे वो भी धरती में डर के मारे धंस गए हैं और तालाब में ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो, चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है। और इन सभी का चित्रण, इन सभी बातों का चित्रण जो है इंद्र अपने इंद्रजाल में अपने यान में बैठकर इन सभी बातों को, इन सभी दृश्यों को देख रहा है और अपनी जादूगिरी दिखा रहा है। इस जो ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता में हमने पर्वतों का, झरनों का, वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण देखा है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों में रहकर इस दृश्य को स्वयं देख रहे हैं। धन्यवाद।